आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण से, जहां मदरसा में छात्रा का शव मिला है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में छात्रा का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई होगी। नरकटियागंज के हसनापुर मदरसा की एक घटना बताई जा रही है। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार में दो महिलाओं को ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ करने के बाद इन्हें गोगरी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। दोनों महिलाएं पर्व त्योहार को लेकर बाजार में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोरी करने जमालपुर बाजार के कन्हैया ज्वेलर्स में पहुंची। दोनों महिलाओं ने दुकान से सोने की मांग टीका की चोरी कर ली। दोनों वहां से चोरी के लिए सागर ज्वेलर्स पहुंची, जहां दुकानदार ने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला चोरों की पूरी करतूत दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला चोर की पकड़े जाने की खबर जैसे ही बाजार में फैली, उसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों महिला चोर नगच्छिया की रहने वाली है और अपना नाम खुशबू और अंजलि बता रही हैं। एनजीटी की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की होने वाली नीलामी पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश था कि जब तक घाटों की नीलामी का काम पूरा नहीं होगा तब तक बालू का खनन पूरे तरीके से बंद रहेगा। लेकिन राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन जोरों पर जारी है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये हाल तब है जब जेपी सेतु से अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। दीघा थाना भी बगल में है, लेकिन किसी को ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। जिस बालू के अवैध खनन में कई अफसर नप गए, उस बालू के खनन को लेकर माफियाओं में कोई भी खौफ नहीं है। संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। बालू के अवैध खनन को लेकर न जाने कितने अफसर नप गए, और अगर डर किसी को नहीं है तो वह है बालू माफिया। आपको हमारी बात पर शायद यकीन भी नहीं होगा अगर हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखाते। देखिए, ये पटना की तस्वीर है, गंगा नदी की तस्वीर है, और यहाँ पर 3 दर्जन से अधिक नावें जो हैं वो तस्वीर में कैद हो रही हैं बालू के अवैध खनन को लेकर। गंगा में बालू का खनन नहीं करना है, एनजीटी ने साफ तौर पे मनाही की हुई है। बगल में दीघा थाना है, इसके बाद हाजीपुर भी पड़ता है। लेकिन जेपी सेतु से यह तस्वीर चौंकाती है, दिन दहाड़े बालू की डकैती की। देखिए, यहाँ से जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है, हमने तस्वीरों को कैद करना शुरू किया है। उसके बाद कई नावें यहाँ से निकल गई हैं। तस्वीरों में देखिए, कई नावें जो हैं वो यहाँ से बालू लोड कर जा रही हैं। कुछ नावें इधर भी चली गई हैं, लेकिन कई नावें अभी भी वहाँ पर खड़ी हैं, यानी बालू का खनन जारी है। हमें ये तस्वीर दिख जाती है, पुलिस को क्यों नहीं दिखती, प्रशासन के लोगों को क्यों नहीं दिखती, ये हैरानी होती है। क्या किसी बगैर सरपरस्ती के, बगैर संरक्षण के बालू का ये अवैध खनन संभव है? शायद नहीं। और अगर संरक्षण नहीं भी है तो आपको ये बालू का जो खनन हो रहा है ये क्यों नहीं दिख रहा है? कई सवाल हैं। जनक राम मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे जानकारी मिलेगी, एक्शन लूंगा, न्यूज़ 18 बेहतर काम कर रहा है। लेकिन हमें बराबर ये दिख जा रहा है, जनक राम कई बार जेपी सेतु से होकर आते जाते रहते हैं, उन्हें गोपालगंज जाना होता है। ये तस्वीर उन्हें क्यों नहीं दिखती? मंत्री हैं खनन विभाग के, एक बड़ी जिम्मेवारी है बालू के अवैध खनन को रोकना। प्रशासनिक महकमा तमाम दावे करता है, लेकिन इन दावों को अगर कोई झुठलाता है तो ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शायद एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर तमाम लंबे चौड़े दावे किए जाने लगे, लेकिन इससे बालू माफियाओं को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से सरकार के राजस्व की डकैती लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18,
गांधी जेपी सेतु पटना। बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन सिंह देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। बेगूसराय में ऋषि रंजन ने परिजनों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुलाकात की और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला बोला। ठीक है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इसका गम है, लेकिन इस शहीद के खून का एक एक कतरा का बदला हम लेंगे, ये आपको जरूर आश्वस्त करते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के शहीद होने से परिवार के लोग दुखी हैं, लेकिन देश के लिए ऋषि रंजन की कुर्बानी पर सबको गर्व है। बेगूसराय में लोगों का कहना है कि ऋषि रंजन का शुरू से ही देश सेवा की ओर झुकाव था, इसलिए इंजीनियरिंग करने के बावजूद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। ऋषि रंजन के परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। शनिवार की शाम बेगूसराय के एक लाल ने एक बार फिर सीमा पर अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत की खबर के बाद उनके परिवार जो है वाले जो हैं उनमें काफ़ी गम का माहौल है। स्वाभाविक भी है, देखा क्योंकि ऋषि रंजन सिंह अपने घर के इकलौते चिराग थे। 2 भाई बहन में वो अकेले भाई थे, तो निश्चित रूप से जो है गम का माहौल होना भी है। हालांकि परिवार के लोगों को अपने बेटे के ऊपर गर्व भी है जो उनकी शहादत हुई, देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। छोटी बहन की शादी थी, मैंने बहन इससे बड़ी थी, भाई में तो मैंने 2 बहन के बाद ही छोटा भाई था। 29 नवंबर को उसकी शादी थी, अब 22 को इसको आना था यहाँ। और शादी की करीब करीब समझिए तैयारी चल रही थी, दिन वगैरह सब दिखाया गया था। बहन की शादी के बाद इसके शादी की भी बात होती, लेकिन अब तो गुजर गया दुनिया समझिए। तो सिर्फ मलाल तो है ही, लेकिन एक गौरव भी है कि देश के लिए शहीद हुआ, यही कह सकते हैं। बेगूसराय की धरती ने हमेशा देश के लिए अपना खून दिया है और इसी का पर्याय है कि आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस लड़के ने सेना में ज्वाइन करना बेहतर समझा और ये समूचा परिवार देश के लिए समर्पित है। इसके बहनोई, इनकी बहन सारे सेना में हैं। हमें गर्व है कि बेगूसराय की धरती ने ऐसा लाल पैदा किया जो देश को जब जब शहादत की आवश्यकता हुई है, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ के वीरों की आवश्यकता हुई है, बेगूसराय ने आगे बढ़कर, चाहे वो मंझौल हो, चाहे बीहट हो, चाहे पिरौली हो, चाहे दुलारपुर हो, चाहे भैरवार हो, वहाँ की धरती ने हमेशा शहादत दी है। एक परीक्षा देता था, दूसरे की तैयारी करता था, पहला का नौकरी होता, मतलब नौकरी उसको लगातार मिलते रहा विभिन्न विभागों में, लेकिन घर के लोग सेना में ही जाने की अनुमति दी। सेना में गया और आज शहीद हुआ है। हम लोग काफ़ी गमगीन हैं, लेकिन गर्व है कि बेगूसराय जिला सपूतों को बलिदान होने दिया है। ये कहा जा सकता है, निश्चित रूप से ये गम की बात तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं जिले वासियों और परिवार के लोगों को एक गर्व है कि उनके घर का सपूत जो है आज देश की रक्षा करने में अपनी शहादत दी है, जो इन लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ जिले के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा परिवार, ऋषि रंजन के चाचा भी जो है सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वहीं बहन और बहनोई अभी भी आर्मी में कार्यरत हैं। तो कहा जा सकता है ये पूरा परिवार देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुका है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मुजफ्फरपुर में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर ट्रक चालक को घायल कर दिया है। इस घटना से आक्रोशित ट्रक चालकों के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि बाजार समिति में आने वाले ट्रक चालकों से लगातार लूटपाट और छिनतई होती है, लेकिन शिकायत के बावजूद इस पर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जिससे लुटेरों की हिमाकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि देर रात पंजाब से ट्रक लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे ट्रक चालक से अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास लुटेरों ने लूटपाट की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर लुटेरों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया। कल रात की घटना के बाद ट्रक चालकों और व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया और मुजफ्फरपुर दरभंगा NH पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर घंटों जाम रखा है।
करके दिया अहियापुर थाना को, लेकिन अहियापुर थाना ने पैसा लेकर के छोड़ दिया उसको, विद फुटेज के साथ मैंने उसको दिया था, FIR भी हुई, लेकिन उसके साथ कोई घटना नहीं हुआ उसको। हम लोग दहशत में हैं यहाँ, हम लोग यहाँ दहशत में, पूरे व्यापारी वक्त दहशत में है, और कोई ड्राइवर यहाँ नहीं आना चाहेगा आने वाले दिनों में, और हम लोग का कारोबार ठप हो जाएगा यहाँ। इसलिए हम लोग SP साहब से निवेदन करते हैं कि कोई ठोस कार्रवाई यहाँ की जाए, नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो कितना मर्डर हो चुका हुआ बाजार समिति में, आने वाले समय में और भी मर्डर होगा। स्मैक बिकता है, दारू बिकता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ, और हम लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर जाएंगे, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, बाजार समिति बंद हो जाएगा। कल रात की घटना है कि JK नंबर जम्मू कश्मीर नंबर गाड़ी आई है, उसके ड्राइवर को 8 से 10 चाकू मारा गया है, जिसकी हालत SKMCH में इलाज चली, हालत बहुत नाजुक, बहुत गंभीर हालत है उसकी। पैसा ले गए, नाले मोबाइल खो के ले गए। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे बिहार में। बिहार आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब से आए हैं, अब नहीं आएंगे यहाँ पर। ड्राइवर हैं आप? हाँ, हम ड्राइवर हैं। आज एक ड्राइवर को चप्पू मार दिया? हाँ, आज 2 ड्राइवर, खलासी को भी मार गए, ड्राइवर को भी मार गए। मधुबनी की एक युवती को राजस्थान के चूरू जिले में बेच दिया गया। इसका आरोप उसकी मौसी पर है। बताया जा रहा है कि युवती की मां की मौत के बाद पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली थी, जिसने 2 साल पहले उसे बेच दिया और बाद में उसकी शादी करवा दी गई, जहां बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। उसने कई बार अपनी मौसी के पास इसकी जानकारी भी दी, लेकिन धमकी देकर उसे चुप करा दिया गया। बाद में युवती अपनी मां के पास वापस आ गई, लेकिन उसे 2 बार और बेचा गया। किसी तरह वो महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र पहुंची, जिसके बाद महिला थाने को खबर दी गई और FIR दर्ज किया गया। त्योहारों पर ट्रेन में भीड़ को देखते हुए नशाखुरानी गिरोह पर रेल पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छपरा में RPF और GRP ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नशाखुरानी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो ट्रेन में यात्रियों को नशे का शिकार बनाकर लूटा करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए हैं। ये गिरोह छपरा से गोरखपुर के बीच सक्रिय था, जो यात्रियों को निशाना बनाता था। कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव की काउंटिंग के लिए रामनगर के महिला ITI में मतगणना केंद्र बनाया गया है। 2 नवंबर को परिणाम आएंगे और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस है। आसपास के 200 गज की परिधि में धारा 144 लगा दिया गया है। कुशेश्वर स्थान से इस बार 8 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। मतदान केंद्र से संवाददाता विपिन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसके बाद 310 बूथ पर हुए चुनाव के बाद EVM को सुरक्षित जो है इसी ITI जो कॉलेज है वहां लाया गया है रामनगर में, और बड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहां पर रखा गया है। 144 धारा जो है लगाया गया है, जो 200 मीटर की दूरी पर कोई भी जो है वाहन नहीं खड़े होंगे, ना कोई जो है असामाजिक तत्व हो या राजनीतिक पार्टी के लोग हों। यहाँ से 200 मीटर की दूरी तक उन्हें रहना होगा। ऐसे में कहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी है जिला प्रशासन की, जो निष्पक्ष रूप से जो जिस तरह से मतदान संपन्न किया गया है, उसी तरह मतगणना को भी संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है कि जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर दिए हैं, और 2 तारीख को उनके लिए क्या फैसला आता है, ये 2 तारीख तक इंतजार करना होगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तेजस्वी यादव की पटना में बेरोजगार महारैली के आयोजन के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने करारा पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई तो बेरोजगार हैं और इसी वजह से कुछ भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद वो गांधीग्राम में महारैली करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेचारे बेरोजगार हैं ही, उनका दुआ स्वप्न था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है, तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ भी करते हैं।
न्यूज 18 के खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं कि कोरोना संकट के काल में बेतिया के रहने वाले मृत्युंजय शर्मा ने नौकरी छूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया और महज 2 साल में ही अपना ब्रांड स्थापित कर लिया है। जो चुनौतियों की दीवार को गिराने का साहस रखते हैं, वो हौसलों की पतवार के सहारे मुश्किलों के तूफान से गुजरने का जिगर रखते हैं। ऐसे ही एक साहसी और युवा एंटरप्रेन्योर है मृत्युंजय शर्मा। बेतिया में मृत्युंजय शर्मा गारमेंट्स का अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। लीजो इंडिया नाम से उनका ब्रांड आज बेतिया के बाहर निकलकर पूरे बिहार में धूम मचा रहा है। आज से 2 साल पहले मृत्युंजय शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तब उनकी नौकरी छूट गई और वहीं से उनकी जिंदगी ने भी नई करवट ले ली। मैं वोडाफोन में इंजीनियर था और जब 2020 की जो लॉकडाउन थी उसमें मैं घर वापस आ गया, तो हमारे पास ना जॉब थी और जो भी हमारी बच्ची जो रुपए पैसे थे खत्म हो चुके थे। मुश्किल की उस घड़ी में मृत्युंजय शर्मा ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि आपदा में अवसर तलाशने लगे और फिर अंधेरे में उन्हें आशा की किरण नजर आई। जिला प्रशासन के थ्रू बहुत सारे मीटिंग होते थे जॉब ये काम के लिए, जैसे कि उसमें था ये कपड़े के उद्योग बैठाने के लिए, तो हमने भी डीएम सर से मुलाकात की। मैं था और एक राम परवेश नाम का लड़का था मेरे साथ। सर ने बोला कि तुम्हारा फील्ड अलग है और इस फील्ड से तो इंजीनियरिंग लाइन के तो मेरे पास कोई काम नहीं है, होगा जो भी काम है मुझे कपड़े का ही करना पड़ेगा तुम्हें। सर से बोले हम कि कर दीजिए आप कपड़े का ही हम कर लेंगे, उद्योग धंधा लगा लेंगे जो भी होगा। सर बोले कि ये काम करो, पहले तुम मास्क बना के दिखाओ। हाथ आए अवसर को मृत्युंजय शर्मा ने बेकार नहीं जाने दिया। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने मास्क के टास्क को कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया और वहीं से अपनी ठोस शुरुआत की। मास्क बनाओ पहले, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमने वो टास्क क्लियर कर दिया था, सर का बनाया था, उसमें हमें पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर भी मुझे मनी की दिक्कत थी और जगह का भी प्रॉब्लम था। तो हमने फर्स्ट ट्रैक सूट से स्टार्ट किया, उसके बाद से लोअर भी बनाया, टी शर्ट बनाया, शर्ट बनाया और आज की डेट में जैकेट भी हम लोग बना रहे हैं। महज 2 साल में अपनी लीडरशिप और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से स्टार्टअप को रफ्तार देने वाले मृत्युंजय शर्मा न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मेरे पास सर 60 लोग हैं अभी, तो सिलने वाले की संख्या कम से कम हमारे पास 30-35 है, 35 करीब में। ऐसा है सर कि हम लोग नेपाल में भी माल सप्लाई कर रहे हैं और जितना हम बनाते हैं बल्क में ही बनाते हैं, लेकिन यहीं पे समाप्त हो जा रही है। युवाओं के लिए जीती जागती मिसाल बन चुके मृत्युंजय शर्मा की कहानी सिखाती है विषम परिस्थितियों में हार न मानना और अपने जुझारूपन से रास्ते बनाना। साहसी उद्यमी मृत्युंजय शर्मा को हम करते हैं सलाम। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। उन्नीस 1973 में अमूल का दूध सहकारी आंदोलन पूरे गुजरात में मजबूती से स्थापित हो गया। अमूल के छाते तले महसाणा में दूध सागर डेयरी, सूरत में सुमूल डेयरी, आनंद में अमूल डेयरी, वडोदरा में बड़ौदा डेयरी, साबरकांठा में साबर डेयरी और बनासकांठा में बनास डेयरी सफलतापूर्वक किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की चमक बिखेरने लगी। इस तरह गुजरात की इन सुपर 6 दूध डेयरियों ने देश में दूध क्रांति की प्रेरणा की नई इबारत लिखने का काम किया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।